अब हमारा अगला टॉपिक था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग आंध्र प्रदेश की जब सफलता हो गई तो अन्य भाषाई समूहों को अपने राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित किया। और नेहरू जी इस पक्ष में बिल्कुल नहीं थे कि भारतीय आंतरिक प्रशासनिक सीमाओं को लगातार बदला जाए, लेकिन लोकतांत्रिक जनभावनाओं की कठोरता से कुचलना भी उन्हें अनुचित प्रतीत होता था। इसलिए उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि अगर थोड़ा बहुत अगर उनकी मांग को माना जाए और टालते हुए जो है किया जाए तो ये तरीका सही रहेगा। इसलिए नेहरू जी जो है अगस्त 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया। और अगर इसके सदस्य की बातें की जाए तो इसमें जो है फजल अली, जो कि जस्टिस थे, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजारू। ये इसके सदस्य थे। और इस आयोग में जो है वस्तुनिष्ठ और तटस्थ आधार पर संघ के सभी राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित प्रश्नों की जांच पड़ताल करनी थी। इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, तो इन्होंने अक्टूबर 1955 में रिपोर्ट सौंपी। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सलाह दिया कि केवल भाषाई आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, राज्य का पुनर्गठन जो केवल भाषाई आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय व प्रशासनिक कुशलता को भी प्रमुखता मिलनी चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिश दी। आयोग के ये सारे आधार जो है राज्यों के पुनर्गठन की जो है विस्तृत योजना सौंपी, जिसमें भाषाई राज्यों को प्रायः स्वीकार कर लिया गया। और जो है जैसे कि बम्बई और पंजाब को भाषाई आधार पर बांटने का इस आयोग ने विरोध किया और उन्हें द्विभाषीय राज्यों के रूप में बनाए रखने का भी सुझाव दिया था। और इसमें जो है कुल 16 राज्य की सिफारिश की गई थी, 16 राज्यों के निर्माण की सिफारिश की गई थी इसमें विदर्भ और हैदराबाद भी थे, और जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा इसने जो है 3 संघ राज्य क्षेत्र जिसमें कि दिल्ली शामिल था, मणिपुर था और अंडमान निकोबार, इसकी भी इन्होंने सिफारिश की थी। और केंद्र ने जो है वो 6 केंद्र शासित प्रदेश निर्माण करने का पक्ष रखा था और इन्होंने 3 कहा था। अगर इनकी बातें जो है जब लागू हुई तो उस समय दशा क्या थी, जैसे कि जो राज्य थे, स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, जो आंध्र नाम था पहले इनका, ये नाम था, नाम
पुराना था और इसको बदल कर जो है आंध्र प्रदेश रखा गया था। इसी तरह जो है असम को 1956 में इसकी सीमा में परिवर्तन नहीं हुआ। बिहार जो 1956 में इसमें भी सीमा में परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर बम्बई की बातें करें तो सौराष्ट्र कच्छ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसको नागपुर मंडल में मराठी भाषी भाग में और हैदराबाद का जो मराठवाड़ा क्षेत्र था उसको जोड़कर एक क्षेत्र बनाया गया और आगे जाके 1960 में जो है इसको विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण किया गया था। नागालैंड जो है 1962 में नागालैंड राज्य अधिनियम द्वारा बनाया गया। उन्नीस सौ 66 में हरियाणा, ये जो है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से बनाया गया था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पंजाबी और हिंदी भाषी दो राज्यों के विभाजन के लिए तैयार हो गए थे, इस वजह से। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये 1970 में हिमाचल प्रदेश अधिनियम के तहत बनाया गया। और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा बनाया गया था। और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य की सूची में शामिल किया गया। और इससे पूर्व जो है मणिपुर और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र थे, जबकि मेघालय को 1970 में असम के भीतर जो है स्वायत्त राज्य ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को संघ शासित क्षेत्र का भी दर्जा दिया गया था। इसके अलावा जो है 1974-75 में सिक्किम का निर्माण किया गया था, जो 35 में संविधान संशोधन था। फिर आगे जाके इसे सहयोगी फिर 36वें संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा दिया गया था। उन्नीस सौ 86 में अरुणाचल प्रदेश का निर्माण किया गया और इसके लिए जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 द्वारा जो अरुणाचल प्रदेश का निर्माण किया गया और इसको जो है पूर्ण राज्य बनाया गया था इसी अधिनियम द्वारा। इससे पहले जो है 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है यह संघ शासित प्रदेश था। 1987 में गोवा को दमन द्वीप से अलग करके राज्य बनाया गया। छत्तीसगढ़ को 2000 में, और इसको जो है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जो है छत्तीसगढ़ को जो है मध्य प्रदेश के यानी एमपी के 16 जिलों को मिलाकर जो है छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था।
इसके अलावा 2000 में ही जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। इसको जो है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जो है यूपी के 13 जिलों से जो है उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। इसी तरह जो है झारखंड को 2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है बिहार के 18 जिलों से जो है झारखंड बनाया गया था। फिर 2014 में तेलंगाना, ये जो है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा ये जो है 2 जून 2014 को उस वक्त जो है भारत के 29वें राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था। हालांकि अभी भारत में 28 राज्य हैं, राज्य के रूप में गठन किया गया था उस वक्त। फिर आगे जाके जो है 2019 में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का निर्माण किया गया। इससे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और ये जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इसके अलावा बहुत से नए राज्यों की गठन की मांगे भी अभी वर्तमान में उठती रहती है, जैसे कि विदर्भ उठता है, हरित प्रदेश के लिए उठता है, इसी तरह जो है बुंदेलखंड के लिए उठता है, गोरखालैंड, कौशल, बिंद प्रदेश, कराईकल, ये सारे जो है मांग उठते रहते हैं। और आगे जाके बहुत सारे राज्यों के नामों में भी परिवर्तन किए गए, जैसे कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। 1968 में मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु कर दिया गया था। तो इस तरह से जो है बहुत राज्यों के नाम में भी परिवर्तन किए गए थे। अब हम लोग देखते हैं, ये तो राज्य की बातें हो गई, केंद्र शासित प्रदेश की बातें। संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटोरीज। अगर इसके परिचय को हम देखने की कोशिश करें तो संघ राज्य क्षेत्र की अवधारणा का विकास जो है 1956 में विकसित हुआ। इस अवधारणा का विकास क्योंकि 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उस रिपोर्ट में जो है संघ राज्य क्षेत्र के निर्माण की बात कही गई थी। और आगे जाके इन्हीं के सिफारिश पर अमल करते हुए 7वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जो है भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया। एक जो है राज्य था, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र था। तो अब जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में अंतर क्या है? संघ राज्य क्षेत्र तथा राज्यों में
डिफरेंस बिटवीन यूनियन टेरिटोरीज एंड स्टेट्स। संघ राज्य क्षेत्र और राज्य में प्रमुख अंतर यह है कि जहाँ राज्य केंद्र के साथ शक्ति विभाजन में रहता है, राज्य जो है केंद्र के साथ शक्ति विभाजन का हिस्सेदार रहता है, जबकि वहीं पर जो है यूटी जो है यानी संघ राज्य क्षेत्र जो है वो सीधे तौर पर केंद्र के अधीन रहता है, केंद्र सरकार के अधीन रहता है। यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची इस मामले में शक्ति विभाजन को हिस्सेदार होता है। इसके अलावा जो है राज्यों को, अगर इसको एक मान लिया जाए तो राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के तहत याचिका दायर करने का अधिकार है केंद्र सरकार से विवाद होने पर। केंद्र सरकार से विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के तहत याचिका दायर करने का अधिकार रहता है, और यूटीज को जो है ये अधिकार नहीं है। ये तो इसके अलावा क्या हो सकता है? कुछ संघ राज्य क्षेत्र में कानून बनाने के लिए उनकी अपनी विधायिका हो सकती है। अगर यूटीज में देखा जाए तो कुछ में कानून बनाने के लिए विधायिका हो सकती है, उसकी अपनी। हो सकती है, किंतु अगर ये कानून जो है संसद से विरोध की स्थिति में है, संसद से विरोध की स्थिति में है, तो जो है संसद का कानून प्रभावी होता है। क्योंकि यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से एकात्मक ढांचे का प्रयोग होता है, जबकि राज्य में जो है उसकी अपनी विधानसभा हो सकती है, विधान परिषद हो सकता है जो कानून का निर्माण करेगा। तो बेसिकली जो है उसमें ये अंतर होता है। दूसरी चीज़ें क्या होगी कि संघ राज्य क्षेत्रों तथा केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है। हालांकि दोनों सुनने में समान शब्द लगते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन यूनियन टेरिटरी एंड सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड इसमें अंतर क्या होता है दोनों में? संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी जो है और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर टेरिटरीज में अंतर है, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, ये संघ राज्य क्षेत्र हो सकता है, लेकिन पर जरूरी नहीं है, पर जरूरी नहीं है कि हर
संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश हो, ये जरूरी नहीं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो जो पुडुचेरी है और दिल्ली है, एग्जाम्पल के तौर पर, ये दो संघ राज्य क्षेत्र हैं, लेकिन इनके पास अपनी विधानमंडल है, प्लस में इसकी अपनी सरकार भी है। तो इस वजह से जो है ये केंद्र शासित अगर सही अर्थ में कहा जाए, सही अर्थों में केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की विधानमंडल या उनकी सरकार द्वारा भी शासित किया जाता है और केंद्र के द्वारा भी यहाँ पर शासन होता है। लेकिन बाकी जो संघ राज्य क्षेत्र जैसे कि चंडीगढ़ हुआ, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, दादरा नागर हवेली हो गया, तो वहाँ पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष रूप से शासन होता है। इसलिए जो है संघ राज्य क्षेत्र के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश कहना जो है मतलब दिल्ली और पुडुचेरी के लिए उचित होगा। तो दोनों शब्द जो है कुछ अर्थ में एक दूसरे से भिन्न होता है। वहाँ पर शासन की बात आती है तो वहाँ पर शासन किसके द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम लोग देखें संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान क्या क्या है, संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। एक टॉपिक ये भी हो सकता है कि हमें क्या जरूरत पड़ी संघ राज्य क्षेत्र बनाने की। इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है। सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय संविधान के भाग 8 में इसकी चर्चा की गई है, जहां पर अनुच्छेद 239 से 241 तक में जो है इसका उल्लेख किया गया है। और जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें इस भाग नए सिरे से लिखा गया, इस अनुच्छेद को जो है संविधान संशोधन से, यानी ये कब हुआ था, 1956 में हुआ था, से इस अनुच्छेद को नए सिरे से लिखा गया, नए सिरे से लिखा गया। और फिर आगे चल के कुछ संशोधन और किए गए, जैसे कि आगे चल के जो है 14वां संविधान संशोधन जो है 1962 में किया गया था, उससे जो है अनुच्छेद 239 को जो है उसमें संशोधन किया गया था। इसी तरह जो है 27वें संविधान संशोधन जो है किया गया, इसके द्वारा अनुच्छेद 239 ख में संशोधन हुआ था। इसी तरह जो है 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा किया गया था, इससे जो है अनुच्छेद 239 क और 239 क ख शामिल किया गया था। तो ये जो है इसके संवैधानिक प्रावधान है जो आगे हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे प्रशासन की बात है। फिर यहाँ पे प्रशासन कैसे किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, जैसे कि अनुच्छेद 239(1) में कहा गया है कि जब तक संसद इस उपबंध में कोई विधि न बनाए
कोई विधि न बने तब तक राष्ट्रपति ही प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाएगा। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाएगा। यानी कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह संघ राज्य क्षेत्र के लिए किसी व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त कर सके और जितनी मात्रा में वो ठीक समझे उसके माध्यम से वो इस क्षेत्र का प्रशासन करेगा। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख न होकर राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को अपनी इच्छा से कोई पदनाम निर्दिष्ट कर सकता है। वर्तमान में जैसे कि विभिन्न संघ राज्य क्षेत्र जो है वो प्रशासक काम करते हैं, उसके पदनाम में एक रूपता नहीं है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर लें, पदनाम की बातें करें तो उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी, यहाँ के जो प्रशासक हैं इनको उपराज्यपाल कहा जाता है। इसके अलावा जैसे कि बाकी जो शेष जगह है, जो बाकी शेष है वहाँ पर जो है प्रशासक होते हैं। इसी तरह जैसे अगर चंडीगढ़ की बात करें, वहाँ पर आयुक्त कहा जाता है। ये चीजें तो एक अनुच्छेद है 239 को, इसमें क्या कहा गया है? इसमें राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है, राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वह राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। जब कभी ऐसे व्यक्ति को किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो उसे अपने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन संबंधी मामलों में अलग अलग तरह से जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। तो उसमें जो है उसकी जिम्मेवारी अलग अलग जिम्मेवारी हो जाएगी दोनों जगहों के लिए। जैसे कि राज्य के मामले में अगर कहा जाए तो वह मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। और संघ राज्य क्षेत्र की बात की जाए तो मंत्री परिषद से स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। तो दोहरा दायित्व दिए जाने से यह व्यवहार में काफ़ी हद तक लागू किया गया। जैसे कि पंजाब का राज्यपाल जो है, अगर एग्जाम्पल ले लें तो पंजाब का जो राज्यपाल है, राज्यपाल ये जो है चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त होता है। तो ये दोनों अनुच्छेद के माध्यम से जो है वो प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन चलाया जाता है।
आगे हम देख सकते हैं कि संघराज्य क्षेत्र में विधानमंडल किस तरह से है। और इसमें जो है जैसे कि अगर 14वें संविधान संशोधन 1962 की बातें करें तो इसके द्वारा अनुच्छेद 239 को जो है शामिल किया गया था। और इसका कारण क्या था कि भारत की फ्रांस के साथ पुडुचेरी के संबंध में सहमति बन गई थी। यानी भारत की फ्रांस के साथ पुडुचेरी के संबंध में सहमति बन गई थी और फ्रांस पुडुचेरी से संबंधित सभी अधिकार यानी वैधानिक तौर पर भारत को देने के लिए तैयार था, लेकिन उनका आग्रह था कि भारत इस क्षेत्र को कुछ सहायता प्रदान करे। इसके अलावा 1956 की राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत जिन क्षेत्रों को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था उसके भीतर जनता की लोकप्रिय मांग थी कि उनके भीतर राज्यों की तरह लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास किया जाए और अनुच्छेद 239 में इन्हीं अपेक्षाओं की पूर्ति मतलब की गई थी। इस अनुच्छेद के अनुसार जैसे कि हम देखिए इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 239 को तो इसमें क्या कहा गया, इसके अनुसार जो है संसद को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में यह अधिकार दिया गया था कि वह विधि द्वारा क्या क्या कर सकता है, वह विधि द्वारा जो है उस राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए पूर्णतः निर्वाचित अथवा अंशतः निर्वाचित या फिर अंशतः मनोनीत निकाय का सृजन कर सकेगा। या फिर क्या कर सकती है, उस राज्य क्षेत्र के लिए मंत्री परिषद का सृजन कर सकती है। या फिर क्या कर सकती है, विधानमंडल या मंत्री परिषद दोनों का सृजन कर सकते हैं। और तथा प्रत्येक ऐसे निकाय का गठन शक्तियां या कृत्य वही होंगे जो संसद द्वारा पारित विधि में निर्दिष्ट किए गए हैं। और इस अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट कर दिया कि संसद द्वारा पारित की गई ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, नहीं समझा जाएगा।
चाहे उस विधि के कारण संविधान में कुछ परिवर्तन भी हो रहा होगा उसके बावजूद भी। और ये प्रावधान बिल्कुल वैसा ही है जैसा अनुच्छेद 4 में राज्यों के गठन, सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तन जैसे मामलों में किया गया था। और संसद जो है अपनी इसी शक्ति का प्रयोग जो है वो संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 पारित करके किया, और जिसके तहत जो है क्या किया था, पुडुचेरी सहित उस समय सभी संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया था। और उस वक्त जो है इसमें कौन कौन शामिल था, तो उस वक्त जो है इसमें हिमाचल प्रदेश शामिल था, मणिपुर शामिल था, त्रिपुरा शामिल, क्योंकि ये उस वक्त जो है केंद्र शासित प्रदेश था, पुडुचेरी शामिल था। कुछ समय बाद जो है इसमें गोवा भी शामिल किया गया, गोवा, अंडमान द्वीप, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल किया गया था, मिजोरम भी था। आगे चल के जो है हिमाचल प्रदेश को, मणिपुर को, त्रिपुरा को, मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को, इन सबको जो है राज्य बना दिया गया। और पुडुचेरी सिर्फ एक राज्य रह गया था उस वक्त, सिर्फ इस श्रेणी में, सिर्फ एक राज्य इस श्रेणी में। फिर आगे जाके इसी में दिल्ली को जोड़ दिया, आगे जो है दिल्ली और इसमें जोड़ा गया। और जो है पुडुचेरी प्लस दिल्ली, यहाँ जो है विधानमंडल और सरकार की व्यवस्था की गई। हालांकि जो है 69वां संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 239 का और 239 का जोड़ा गया था, वो दिल्ली के मामले को लेकर के जोड़ा गया था, जहाँ पर कुछ प्रशासनिक दशाएं अलग थी। फिर आगे जाके जैसे कि जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए संसद में जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया था, तो वहाँ पर भी जो है विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। हालांकि वहाँ पर परिसीमन का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो वहाँ पर अभी तक विधानमंडल सृजित नहीं हुआ, तो जम्मू कश्मीर में भी विधानमंडल बनाया जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि संघ राज्य क्षेत्र में अध्यादेश कैसे लाया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। जैसे कि अनुच्छेद 239 का जो है ये 27वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 1971 द्वारा जोड़ा गया। और इसी का संबंध जो है संघ राज्य क्षेत्रों में वहाँ के जो प्रशासक हैं, प्रशासक की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जारी करने
और इसमें देखा जाए तो वर्तमान में जो है सिर्फ पुदुचेरी नाम दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो है दिल्ली पर भी लागू होता है, और वो लागू इस अनुच्छेद के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि ये अनुच्छेद 239 का आधार पर जो है ये दिल्ली में होता है, जिसमें बताया गया कि अगर पुदुचेरी का विधानमंडल किसी समय सत्र में नहीं है, इसको लिखी देते हैं कि अगर पुदुचेरी का विधानमंडल किसी समय सत्र में नहीं है और उसके प्रशासक को यह समाधान हो जाता है, कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण उसके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। तो हुआ जो है समुचित अध्यादेश जारी कर सकेगा, समुचित अध्यादेश जारी कर अध्यादेश जारी करने के संबंध में जो है कई नियम भी हैं, जैसे कि अध्यादेश राष्ट्रपति से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने के बाद ही जारी किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका अर्थ है कि जैसे कि अगर हम इसके लिए अगर नियम लिख दें अध्यादेश जारी करने के नियम, इसमें जो है एक नियम ये हो जाएगा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के अधीन है। राष्ट्रपति अधीन है, वहाँ के प्रशासक के अधीन नहीं है, प्रशासक के अधीन नहीं है। दूसरी चीज़ें ये हो सकती है कि अगर विधानमंडल विघटित या निलंबित है तो उस दौरान अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा, उस दौरान अध्यादेश जारी नहीं किया जाएगा। और तीसरी चीज़ें ये भी है कि अगर विधानमंडल जब वापस से समेकित हो रही है, उनके अपने पुनः संवेद होने के 6 सप्ताह के भीतर अगर अध्यादेश का अनुमोदन कर देती है, 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन कर देती है तो आगे रहेगा, और अनुमोदन नहीं करती है, अनुमोदन नहीं कर देता है तो वो स्वतः समाप्त हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। और ये चीज़ भी हो सकता है कि अगर 6 सप्ताह से पहले ही विधानमंडल उसको खारिज करने के लिए संकल्प पारित कर दे, विधानमंडल खारिज करने के लिए संकल्प पारित कर दे, संकल्प पारित कर दे तो वो जो है वो तुरंत प्रभाव से समाप्त हो जाए।
चौथी चीज़ें क्या है कि राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रशासक किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। कि राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रशासक किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अब राष्ट्रपति को विनियमन बनाने की शक्ति क्या है? राष्ट्रपति नियम बनाने की शक्ति, प्रेसिडेंट पावर टू मेक तो इसके लिए एक अनुच्छेद है और अनुच्छेद कौन सा है? 240, जिसके तहत राष्ट्रपति को क्या दिया हुआ है? शक्ति दिया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति को कुछ ही जगह पर शक्ति है, सब जगह नहीं, सभी में, यानी कुछ संघ राज्य क्षेत्र में, संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। और इसके अंतर्गत जो है वो शांति, और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति इन क्षेत्रों की शांति, प्रगति तथा सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। और इस शक्ति का उद्देश्य क्या है कि उन क्षेत्रों के प्रशासन को समुचित ढंग से चलाना है जहाँ पर सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण अलग प्रकार के विनियम की आवश्यकता है। मूल संविधान में ये शक्ति जो है, अगर देखा जाए मूल संविधान में, ये 2 क्षेत्र में ही लागू था, और वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये 2 जगह पर था। बाद में जो है जब भारत से पुर्तगाल से जो है गोवा दमन की कथा करने के लिए भी फ्रांस से पुडुचेरी प्राप्त हुआ, तो इसको जो है वहाँ में बता दिया गया। फिर आगे जाकर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में भी आगे चला गया। चंडीगढ़, दिल्ली में भी चंडीगढ़ और दिल्ली में इस शक्ति का कभी विस्तार नहीं हुआ। चंडीगढ़ और दिल्ली में कभी इसका विस्तार नहीं। इसमें अब कौन कौन है ये भी लिख दिया जाए। इसमें अब जो है गोवा है, लक्षद्वीप है, दादरा नागर हवेली है, पुडुचेरी है। इसके अलावा जो है इधर पूर्वोत्तर में मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर है। चंडीगढ़ और दिल्ली में इसका कभी विस्तार नहीं किया गया। ये और अगर वर्तमान में देखें तो ये शक्ति कहाँ कहाँ है वर्तमान में? ये शक्ति संघ राज्य क्षेत्र में, तो ये 4 के मामले में है। एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा जो है लक्षद्वीप है जो मूल संविधान में भी दोनों शामिल था, तीसरा जो है दादरा नागर हवेली और साथ ही अंडमान द्वीप, और चौथा जो है वो पुडुचेरी।
इसी के जो सेकेंड भाग है यानी कि अनुच्छेद 240 तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा लागू किए जाने पर इन विनियमों का वही प्रभाव होगा जो उस राज्य क्षेत्र पर लागू होने वाले किसी संसदीय अधिनियम का होता है, किसी संसदीय अधिनियम का होता है। और साथ में इतना ही नहीं, ऐसे विनियम संसद द्वारा निर्मित उस अधिनियम और अनुविधि को निश्चित या संशोधित करने के लिए ताकत रखता है जो पहले से संघराज्य क्षेत्र में हुई है। तो ये भी लिखा जाए कि ऐसे विनियम जो है ये पहले से कोई संसदीय अधिनियम है उसको ये निश्चित भी कर सकता है, साथ ही साथ संशोधित भी कर सकता है। पुदुचेरी में के संबंध में एक विशेष व्यवस्था है जिसमें संविधान में कहा गया कि अगर अनुच्छेद 239 के तहत पुदुचेरी के लिए विधानमंडल का सृजन किया जाता है तो उसके प्रथम अधिवेशन की तारीख से राष्ट्रपति पुदुचेरी के लिए ऐसे विनियम नहीं बनाएंगे। किंतु यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कभी पुदुचेरी के विधानमंडल का विघटन या निलंबन हो जाता है तो ऐसी अवधि के दौरान राष्ट्रपति की विनियमन बनाने की शक्ति पुदुचेरी पर भी लागू होगी। अब हम लोग देखते हैं संघराज्य क्षेत्र में उच्च न्यायालय। संघराज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किसमें? हाईकोर्ट। तो इसके लिए जो है अनुच्छेद 241 है, इसमें जो है संघराज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों संघराज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान करता है। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा किसी संघराज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। और इसी का प्रयोग जो है संसद जो है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 1966 में इसका इस शक्ति का संसद प्रयोग किया और दिल्ली में हाईकोर्ट का स्थापना किया गया। और दिल्ली के अलावा जो है एक जम्मू कश्मीर के पास भी हाईकोर्ट है अपना। तो ये दो जगह है जहाँ पर है। इसके अलावा जो है दूसरी बातें क्या हो सकती है कि संसद विधि द्वारा ऐसा भी कर सकती है, ऐसा भी कर सकती है कि किसी उच्च न्यायालय हाईकोर्ट को कुछ या सभी प्रयोजनों के लिए किसी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अधिकारिता प्रदान करना। ये मतलब
तीसरी बात है इसमें कहा गया संसद को पूरी शक्ति है कि वह किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटीज या उसके किसी भाग पे भी उसके किसी भाग पर इसका जो है विस्तार कर सकती है यानी एक्सटेंशन। इसके अलावा अपवर्जन भी कर सकती है। और साथ में ये भी है कि इस अनुच्छेद की किसी बात से संसद की शक्ति कम नहीं होगी। ये बातें जो है अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय के लिए कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान क्या है। नहीं देखूँ थोड़ा सा दिल्ली के लिए विशेष इसके लिए क्या विशेष प्रावधान है, जैसे कि 1952 में पहली बार जो है दिल्ली की विधानसभा स्थापित हुई। दिल्ली की विधानसभा और मात्र 4 वर्ष बाद जो है इसका उन्मूलन भी किया गया। 1963 में फिर से 1963 का जो अधिनियम है वो सभी यूटीज के लिए विधानसभा का प्रावधान करता है, लेकिन दिल्ली के लिए नहीं करता है। इस दौर में दिल्ली का प्रशासन जो है अन्य केंद्र शासित प्रदेश की तरह ही चलता रहा। इसके अलावा जो है महानगरीय परिषद हो गया, कार्यकारी परिषद भी हो गया, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस पूरे दौर में दिल्ली की जनता और राजनीतिक दलों की ओर से यह मांग होती रही कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए या उसके प्रशासन में जनता द्वारा निर्वाचित संस्थाओं की भूमिका दी जाए। जब यह मांग जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया तो केंद्र सरकार जो है 24 दिसंबर 1987 को दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से जुड़े मुद्दे पर विचार के लिए जो है सरकारिया समिति इसका गठन किया। और जो है इसको कई देशों की राजधानी के प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन मतलब बहुत सारा इसके पास एक्सपीरियंस है। अंत में जो है वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र ही बनाया जाना चाहिए। इनका कहना था कि दिल्ली को जो है संघ राज्य क्षेत्र ही बनाया जाए, लेकिन साथ में यहाँ पर विधानसभा मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। सरकारी आयोग का कहना था 3 सुझाव दिए और इसी समिति के सिफारिश के आधार पर सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर संसद जो है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया
1991 में। और इसके तहत जो है दो अनुच्छेद 239 का और जो है अनुच्छेद 239 का पुलिस जोड़ा गया। और ये संशोधन जो है 1 फरवरी 1922 से लागू किया गया था। अनुच्छेद 239 का काम क्या था? इसमें जो है दिल्ली का नाम बदल करके जो है दिल्ली राष्ट्रीय क्षेत्र रखा गया था। और इसी के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1951 में पारित किया गया। इसको गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल पारित किया गया। और जो वर्तमान में दिल्ली का प्रशासन जो है इसी के अनुरूप चलाया जाता है, जिसमें जो है अनुच्छेद 239 का 239 का और 239 का जो है 239 का इसकी भूमिका सर्वाधिक होती है। खासतौर पे एक चीज़ जो है इनकी अगर देखा जाए तो इसकी मतलब दिल्ली का जो नाम जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, वहाँ पर अगर यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, उसका नाम जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र उसका नाम है, उसको कहा जाएगा। दूसरा जो है वहाँ पर उपराज्यपाल की व्यवस्था है। तीसरी चीज़ जो है वहाँ पर सदस्यों का चुनाव, यानी कि वहाँ पर विधानसभा भी होगी, यहाँ पर सदस्यों का चुनाव जो है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जो है वो चुना जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाएगा। और ये बिल्कुल राज्य जैसी व्यवस्था पे ही लागू है। इसके अलावा जो है वहाँ पर विधानसभा में, वहाँ की जो विधानसभा है उसकी कुल संख्या, ठीक है, और निर्वाचन दिल्ली के मामले में निर्वाचित क्षेत्रों का विभाजन जो है संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार होगा। संसद द्वारा, यानी उसके विधानमंडल के पास शक्ति नहीं है, संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार होगा। और वर्तमान में संसद जो है अब ये संख्या 70 निर्धारित की है। इसके अलावा जो है विधानसभा में जो है अनुसूचित जातियों के लिए जो है आरक्षण भी होगा संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार, लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि ये इनकी जनसंख्या दिल्ली में है ही नहीं। इसके अलावा जो है निर्वाचन संबंधी जो मामला है, अगर उसमें किसी कर्तव्य वगैरह आता है तो निर्वाचन संबंधी मामला, इसके लिए वही प्रावधान लागू होंगे जो राज्य की विधानसभा और या फिर उसके सदस्य पर लागू होते हैं, सदस्य पर। यानी कहने का मतलब है इसके लिए जो अनुच्छेद है 234 से 324 से 327 और सदस्य के लिए जो 329, यही अनुच्छेद जो है निर्वाचन संबंधी मामले को होगा। इसके अलावा जो है दिल्ली के विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची में विधि बनाने की भी शक्ति है, यानी कि वो राज्य सूची प्लस समवर्ती सूची पे विधि बना सकता है। सूची पर
विधि बना सकता है, लेकिन इसमें 3 चीज़ें हैं। एक है लोक व्यवस्था, दूसरी है पुलिस, तीसरी है भूमि। अगर हम प्रविष्ट संख्या देखें तो ये 1 है और इसकी प्रविष्ट संख्या जो है ये 2 है और इसका जो प्रविष्ट संख्या ये 18 है। इन 3 मामले में शक्ति नहीं है। इस मामले में शक्ति स्पष्ट रूप से कहा गया। यानी कि दिल्ली सरकार या दिल्ली विधानसभा के पास भूमि, पुलिस, लोक व्यवस्था से संबंधित मामलों पर निर्णय करने या विधि पारित करने की शक्ति नहीं है। ये बातें जो है इसमें कहा गया है। इसके अलावा जो है जो अनुच्छेद 239 का था, इसमें बताया गया है कि यहाँ पर अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, ठीक है, दिल्ली में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की अवस्था में क्या कदम उठाए जाएंगे, इसकी चर्चा इसमें ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अगर कभी राष्ट्रपति को राज्यपाल की प्रतिवेदन के आधार पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें यहाँ का प्रशासन अनुच्छेद 239 का या उसके अनुसार नहीं चलाया जा सकता, जा सकता है, ठीक है। या फिर दूसरी चीज़ है राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या युक्त है। तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 239 का या उसके अनुसरण में बनाए गए किसी भी विधि के सभी या कुछ प्रावधानों को प्रबंधन को निलंबित कर सकता है, क्योंकि इसके आधार पर जो है वो अनुच्छेद 239 का के कुछ अनुसरण को या उसकी कुछ प्रावधानों को परिवर्तन भी कर सकता है या फिर निलंबित कर सकता है, ठीक है। और इसके अनुसार अगर अनुच्छेद 356 की तुलना करें तो उसमें स्पष्ट कहा जा सकता है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में दिल्ली पर केंद्र का नियंत्रण राज्य की तुलना में ज़्यादा प्रभावी तथा व्यापक होता है। एक और दिल्ली में आपात व्यवस्था सिर्फ इस आधार पर लागू की जा सकती है कि वो उचित प्रशासन के लिए आवश्यक या उपयुक्त है, तो दूसरी और इसकी निश्चित समय सीमा या संसद से अनुमोदन आदि की आवश्यकता भी नहीं है। इसका अर्थ है कि विधानसभा और मंत्री परिषद से युक्त होने के बाद भी अंततः दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है, राज्य नहीं है। यानी कि निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि विधानसभा और
मंत्रिपरिषद से युक्त होने के बाद में अंततः ये एक संघ राज्य क्षेत्र ही है। राज्य इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं उनको अध्यादेश के मामले में वैसे ही शक्ति प्राप्त है राज्यपाल की। अध्यादेश के मामले में वैसी ही शक्ति प्राप्त जैसा कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 में दिया गया और इसकी चर्चा पीछे की जा चुकी है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम लोग जो है देखेंगे जम्मू कश्मीर की समस्या क्या थी, क्या समाधान था उसका, और अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 370 को किस तरह से हटाएगा। तो उसके बाद जो ये चैप्टर क्रम रूप से समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।